हाँ जी प्यारे बच्चों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चे लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग शुरू करते हैं जी। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले बच्चे चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसको जरा समझो। सबसे पहले इसमें नाम आया है दो चर, दो चर इंग्लिश में कहते हैं टू वेरिएबल। ठीक है जी, टू वेरिएबल्स। बच्चे वेरिएबल्स हमने इसके चैप्टर नंबर, अभी पिछला चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 2 में हमने अब इसको बताया था कि वेरिएबल क्या होते हैं। बच्चे ये वेरिएबल जो हैं ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं। ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे चर राशि कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में हम लोग ले लें ए बी सी डॉट 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 जेड तक। ठीक है जी, या तो आप कैपिटल लो या फिर स्मॉल लो, ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं दो चर राशि। ठीक है, इसको हम लोग चर राशि कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब इसमें देखिएगा दो चर राशि तो हो गए, दो चर राशि, और उसके बाद बात आती है रैखिक, रैखिक लीनियर। हमने, हालांकि जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 का वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ा होगा तो उसको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि रैखिक क्या होता है। रैखिक, ठीक है बच्चे, रैखिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग लीनियर। अब लीनियर होता है बच्चे एक ऐसा पोलिनोमियल, एक ऐसा बहुपद जिसके पावर 1 हो। ठीक है, पावर का मतलब उसका मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एक्सपोनेंट, मैक्सिमम घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात अगर एक है किसी भी बहुपद का तो वो हम लोग कहलाता है रैखिक। ठीक है, रैखिक, और रैखिक को ही हम लोग कहते हैं रेखा। रैखिक को ही हम लोग कहते हैं रेखा, मतलब यह लाइन है। ठीक है, और इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसका प्रॉपर्टी है कि घात, घात कह लो, डिग्री कह लो या फिर पावर कह लो, तो हम यहाँ पे डिग्री को नोट कर देते हैं। मतलब डिग्री, अगर डिग्री बच्चे एक है किसी भी बहुपद की, अगर डिग्री घात अगर एक है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो बहुपद है वह रैखिक है। इसमें देखिए पहला था दो चर, दो चर को जान लिए, चर राशि ये होती है। अगली बात है नाम रैखिक, रैखिक, रैखिक का मतलब होता है रेखा, और रेखा कौन से बहुपद होते हैं जिसके पास घात एक है, वही रेखा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं जी। अब बात आती है युग्म की। युग्म, बच्चे युग्म को हम लोग कहते हैं पेयर। जैसे युग्म को हम लोग कहते हैं पेयर, जैसे दो लोगों का एक युग्म होता है, दो लोगों का एक युग्म होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग दो लोगों का एक युग्म बनाएंगे। मतलब लाइंस के इक्वेशन होंगे, रेखा के, लाइन के दो इक्वेशन होंगे, दो इक्वेशन होंगे, रेखा के दो समीकरण होंगे। ठीक है, और दोनों लोग एक साथ आएंगे। हमेशा जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो उसको हम लोग जोड़ा कहते हैं। ठीक है जी, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने चैप्टर के नॉमिनेशन को पढ़ लिया। नॉमिनेशन में क्या है, दो चर है, दो चर, दो चर राशि। आप चर राशि ये वही होती है जिसको हम लोग वेरी करती है, जैसे ए बी सी डी, इन सब की वैल्यू बार बार वेरी करती है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब बात आती है रेखा की। रेखा होता है जिसकी घात पर एक हो, उसको हम लोग रेखा कहते हैं। अगला बात है युग्म। युग्म मतलब एक ऐसा, दो ऐसे समीकरण जो एक साथ रह रहे हो, ठीक है, उसको युग्म कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल बच्चे, सबसे पहली बात कि हमको दो चर राशि लेने हैं, दो चर राशि, तो हम x और y में दो चर राशि ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको दो चर राशि लेना है। दो चर राशि कोई भी हम लोग ले लेते हैं जी। देखिए, एक तो हम x ले रहे हैं और दूसरा y ले रहे हैं, 2x प्लस का 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इस समीकरण को देख रहे हैं, अगर आप इस पॉलिनोमियल को देख रहे हैं, देखिए इसमें दो चर राशि है, पहला चर राशि x और दूसरा चर राशि y, दो चर राशि हो गया। लेकिन अब इसका घात हम लोग चेक करते हैं, घात चेक करिए, घात एक हो रहा है, तो यह अभी क्या है, एक समीकरण है जो कि दो चर राशि वाला हो रहा है और रैखिक हो रहा है। मतलब दो चर राशि हो गए और रैखिक भी हो गया। अब बात आती है युग्म की। तो अभी बताया मैंने कि दो लोगों का एक युग्म होता है, तो हमने तो अभी एक ही समीकरण लिया है, अब दूसरा समीकरण ले लेते हैं। अगर बच्चे दूसरा समीकरण कुछ इस प्रकार से है कि 3x प्लस 9y माइनस का 11 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब ये दो लोग हो गए, दो लोग हो गए। अब इन दोनों को हम लोग कहेंगे कि बच्चे यह लाइन 1 है, लाइन 1 रेखा पहली, और ये है लाइन 2 मतलब रेखा दूसरी। अब ये दो लोग एक साथ आ रहे हैं, दो लोग एक साथ आ रहे हैं। जब एक साथ आ रहे हैं तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये पेयर में है, ये पेयर में है। मतलब
जोड़े में है, जोड़े कह लो या फिर युग्म कह लो, ठीक है बच्चे, ये युग्म में है। तो ऐसे दो समीकरण जिसमें दो चर राशि, आप चर राशि कोई भी ले सकते हो, ए से लेकर के जेड तक में आप चर राशि कोई भी ले सकते हैं। हमने क्या क्या लिया है बच्चे, यहाँ पर एक्स और वाई लिए है, आप अपने मन से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में जो आपके इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी इस तरीके के समीकरण दिए हुए रहेंगे। पहले दो एक्सरसाइज में हमको इक्वेशन दिए रहेंगे और हमको हल करना रहेगा, ठीक है। और आगे अगर हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो हमको कुछ लैंग्वेज दी रहेंगी, भाषाएं दी रहेंगी, मतलब वो भाषा में बोलेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है प्रश्न, और आपको ऐसे समीकरण बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, दो वेरिएबल्स होते हैं, और लीनियर होता है, लीनियर मतलब पावर एक है, आप चेक कीजिए सबके पावर एक है, और दोनों का युग्म होना चाहिए, दो लोग अगर एक साथ हैं तो उसको युग्म कहते हैं। तो ये बच्चे इस चैप्टर का इक्वेशन है कि ऐसे हमारे इक्वेशन बनते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये कैसे होते हैं, हालांकि बच्चे जो भी रेखाएं होती हैं, जैसे ये एक रेखा है तो इसका ऐसे रेखा बनेगा, और ये एक रेखा है, ये एक रेखा ऐसे बनेंगी। अब इन दोनों रेखाओं को हमको कंडीशन पढ़ना है कि जब दो रेखाएं हमारे पास होती हैं तो वो दोनों किस किस कंडीशन में होती हैं, उनका क्या क्या नेचर होता है। तो सबसे पहले आप लोग इस पूरी चीज को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके नेचर को पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो बच्चे इसके हम लोग अगले हेडिंग जो की है दो रेखाओं का नेचर, दो रेखाओं की प्रकृति, उसको हम लोग कर लेते हैं। दो रेखाओं की प्रकृति मतलब दो रेखाएं एक साथ किस नेचर से इंडिकेट हो सकती हैं, किस रिलेशन से रिलेशन में आ सकती हैं। नेचर्स नेचर्स ऑफ ऑफ लाइंस, ठीक है, रेखाओं की प्रकृति। हालांकि हमने यहाँ पे दो लिखा है, आप लोग इंग्लिश में भी यहाँ पे दो को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर बच्चे हमारे पास कोई दो रेखाएं कुछ इस प्रकार से, अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर, माना माना दो रेखाएं कुछ इस प्रकार से, पहली हमारे पास रेखा है, फर्स्ट लाइन है, पहली रेखा, फर्स्ट लाइन को हम लोग पहली रेखा कहेंगे, ठीक है जी। पहली रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहली रेखा हो गई, हमने माना है कि ये पहली रेखा है। अभी हमने इसका एक एग्जांपल दिया था, अब इसका दूसरा रेखा हम लोग मान लेते हैं। अभी तो ये हम लोगों ने पहले रेखा माना था, ये पहला रेखा है। अब दूसरा रेखा मतलब सेकेंड लाइन को हम लोग मान लेते हैं। अगर हमारे पास सेकेंड लाइन कुछ इस प्रकार से है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी, हालांकि ये स्टैंडर्ड भी होते हैं किसी भी दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म के, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी होते हैं कि ये पहला का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और ये दूसरे का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मतलब ये पहले वाली रेखा का मानक समीकरण है और ये दूसरे वाली रेखा का मानक समीकरण है, ठीक है। इसको याद रखे रहिएगा, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, इसके तीन नेचर्स होते हैं। अगर कोई भी दो रेखाएं हैं तो दो रेखाएं से हमारे पास, कोई भी अगर हमारे पास दो रेखाएं हैं तो उन दोनों रेखाएं से हमारी तीन नेचर बनती है, ठीक है। तो हम तीनों नेचर को वन बाय वन यहाँ पे पढ़ते हैं जी। देखिए, अगर हम लोग पहली वाली नेचर को देखते हैं कि हमारा पहला नेचर है क्या, तो उसको बच्चे हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदित या फिर प्रतिच्छेदन बोलते हैं। तो हम लोग का पहला वाला नेचर हो जाएगा प्रतिच्छेदन का, ठीक है, प्रतिच्छेदन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्टिंग। और बच्चे, ये मैथ्स की लैंग्वेज है, ये तो प्रतिच्छेदन में, ये तो मैथ्स की लैंग्वेज है, लेकिन इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं कटान, कटान रेखाएं। मतलब ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काट रही हैं। पहला तो नेचर हो गया कटान का। दूसरा नेचर बच्चे इसका, दूसरा वाला प्रकृति है, इसको हम लोग कहते हैं समांतर, कि दोनों रेखाएं समांतर हो जाए, जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल, पैरेलल लाइंस, इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। और इसका तीसरा और लास्ट नेचर है जिसको हम लोग कहते हैं समपाती, समपाती, जिसको हम लोग कहते हैं को इंसिडेंट, को इंसिडेंट,
ठीक है जी। ये 3 नेचर्स होते हैं। अब बच्चे इन तीनों नेचर्स के लिए हम लोग को कुछ न कुछ ए बी सी, जैसे यहाँ पे ए है, बी है और सी है, इन तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होते हैं। तो हम लोग उन तीनों रिलेशन को यहाँ पे देख लेते हैं जी। देखिए, सबसे पहला वाला जो नेचर है जिसको हम लोग प्रतिच्छेदन कहते हैं, इसमें होता है कि अगर हम लोग A1 A2 और B1 B2 अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो देखिएगा A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं होता है B1 अपॉन में B2 के। अगर कोई भी दो रेखाएं हैं, ठीक है, कोई भी दो रेखाएं इस प्रकार से, ये पहली रेखा ये दूसरी रेखा, उसमें हम लोग इससे कंपेयर करके A1, हालांकि हम इसके बेस पे क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, ठीक है जी। तो देखिएगा ये A1 A2, यहाँ पर B1 B2, अगर हम लोग A1 A2 और B1 B2 का रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं, अगर वो दोनों लोग बराबर नहीं आते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्टिंग कर रही है। मतलब पहली रेखा अगर ऐसे है तो दूसरी रेखा ऐसे होगी। ये दोनों एक दूसरे को, इसको हम लोग कहेंगे लाइन 1, इसको कहेंगे लाइन 2, ठीक है। ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पे काट रहा है, तो मतलब यह प्रतिच्छेदित है। अब आगे देखिए, इस वाले के लिए ये तो एक स्टैंडर्ड इसके लिए फॉर्मूला बन गया, और इसको याद रखने हैं बच्चे, जो हम ये तीनों कंडीशन नोट करा रहे हैं इसको याद रखे रहना है, ठीक है। ये हो गए प्रतिच्छेदन के लिए। अब आगे देखिएगा, जब कोई रेखाएं, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है तो हम लोग कहते हैं कि इसके पास एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय अद्वितीय हल है। मतलब जितनी भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनके पास अद्वितीय हल होता है। इंग्लिश में कहते हैं बच्चे यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। और जब एक दूसरे को रेखाएं अगर टच कर रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक दूसरे को रेखाएं टच कर रही हैं तो हम लोग कहते हैं निकाय संगत है। मतलब ये दो निकाय है हमारे पास, दो समीकरण का निकाय है, मतलब सिस्टम हमारे पास इंसिडेंट है, निकाय संगत है, यह निकाय संगत है, संगत है, ठीक है। जब एक दूसरे को टच करता है तो संगत होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग, कोरिस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये 3 चीजें जो हमने बताया है पहले वाले के लिए, इसको ए कह लीजिए, इसको बी कह लीजिए और इसको सी कह लीजिए, ठीक है। प्रतिच्छेदन के लिए हमारे पास 3 चीजें ए बी सी इस प्रकार की होती है। ये तो हो गई प्रतिच्छेदन के लिए। अब हम लोग समांतर के लिए देखते हैं, ठीक है बच्चे। समांतर की हमारे पास कंडीशन होता है कि देखिए, इसमें A1 अपॉन में A2 बराबर होता है B1 अपॉन में B2 के, लेकिन अगला वाला जो होता है C1 अपॉन में C2 बराबर नहीं होता है। अगर ये कंडीशन बन रही, हालांकि बच्चे A1 A2 C1 फिर A2 B2 C2 निकल जाएगा, जो हमारे पास इक्वेशन रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम इनका रेशियो लेते हैं, A1 अपन में A2 करते हैं, B1 अपन में B2 करते हैं, C1 अपन में C2, अगर हम लोग ये निकालते हैं तो उसमें होता है क्या है कि अगर दो लोग बराबर हैं, तीसरा नहीं बराबर है, तो हम लोग कह देंगे कि वो रेखाएं समांतर है। रेखाएं समांतर मतलब जैसे ये पहली रेखा ऐसे, दूसरी रेखा ऐसे, इसको बोलेंगे लाइन 1, इसको बोलेंगे लाइन 2। अब इसका एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चे, ट्रेन की जो पटरियां होती है उसको हम लोग कहते हैं, ट्रेन की जो लाइंस होती है उसको कहते हैं। आप गाजीपुर से बनारस चले जाइए, एक दूसरे को कभी वो लोग इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हालांकि जंक्शन का अलग चीज होती है, जहाँ पे मुड़ता है वहां पे तो कट सकती है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, पहली चीज ये ए नंबर हमने बता दिया। ए नंबर प्रॉपर्टी क्या होते हैं कि उनके जो कोफिशिएंट होते हैं पहले दोनों बराबर होते हैं, तीसरा वाला बराबर नहीं होता है। और प्रतिच्छेदन में क्या होता था, दोनों आपस में बराबर नहीं होते, पहले दोनों वाले बराबर ही नहीं होते हैं। इसमें होता है कि पहले दोनों बराबर हैं, तीसरा वाला बराबर नहीं होता है। अब इसके लिए देखिएगा, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करिए, बी नंबर जितनी बार एक दूसरे को काटेंगी उतना उसका हल होता है, लेकिन ये एक दूसरे को कभी भी काट ही नहीं रहा है। जब काट ही नहीं रहा है तो हम लोग कह देंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे नो सोल्यूशन, ठीक है जी, इसका कोई भी हल नहीं होगा। और तीसरा जो पॉइंट है, हमने अभी भी बोला है, अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट पे टच कर रहा है या फिर काट रहा है तो हम उसको कहेंगे कि निकाय संगत है। अब ये एक दूसरे को कहीं पे टच नहीं कर रहा है तो हम इसके लिए कह देंगे निकाय, निकाय असंगत है, असंगत है। मतलब नॉट कोरिस्पॉन्डिंग है, नॉट
कोरिस्पॉन्डिंग। ठीक जी, ये हो गई नॉट कोरिस्पॉन्डिंग। ये तो ये समांतर के लिए। अब हम लोग संपाती के लिए करते हैं। देखिए बच्चे, संपाती में होता क्या है कि पहला दूसरा तीसरा तीनों बराबर हो जाएंगे, मतलब A1 अपॉन में A2 बराबर होगा B1 अपॉन में B2 के, और ये बराबर होगा C1 अपॉन में C2 के। अगर ये कंडीशन हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो दोनों रेखाएं संपाती है। ठीक है जी। अब इसके लिए दोनों कंडीशन देख लेते हैं। संपाती का मतलब होता है बच्चे, अगर पहली रेखा ये है, ये हमारे पास पहली रेखा है, ठीक है, ये हमारे पास हो गई लाइन 1, और इसी के ऊपर अगर दूसरी रेखा हो जाती है, दूसरी रेखा भी बिल्कुल इसी के ऊपर, ठीक है, पहली रेखा हमने खींचा है और दूसरी रेखा इसी के ऊपर हो जाती है, मतलब रेखा 1 और रेखा 2, लाइन 1 और लाइन 2 अगर एक के ऊपर एक है तो हम लोग कहेंगे कि रेखाएं संपाती है। ठीक है। अब देखिए, अगर कोई एक रेखा है और उसके ऊपर दूसरी रेखा रख दी है तो वो तो एक दूसरे को बहुत बहुत बार टच कर रहा है, हर जगह टच कर रहा है, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स टच कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे बी नंबर में इसका, ए नंबर प्रॉपर्टी ये हो गया, बी नंबर प्रॉपर्टी है कि अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। अब बच्चे हिंदी में इसको कहता है अपरिमित रूप से अनेक हल, यहाँ पे कहता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उससे मतलब यही है कि अनंत हल मतलब बहुत अपरिमित रूप से अनेक हल कहे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहे, तो वो एक ही बात है। ठीक है। अब ये देखिए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को टच कर रही है, एक दूसरे को टच कर रही है, तो हमने अभी पहले ही बताया था कि अगर एक दूसरे को टच कर रही है तो निकाय संगत है। हालांकि ये भी टच कर रहा है, टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है, ये जो सी नंबर है इसका मतलब बच्चे कि निकाय, निकाय संगत है। ठीक है, संगत। और संगत को बच्चे हम लोग आश्रित भी कहते हैं, संगत को ही आश्रित कहते हैं, तो आश्रित भी कहेगा तो समझ जाना है। इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं को रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं बच्चे कोरिस्पॉन्डिंग। अब एक बार हम इस पूरी वाली चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं, सुनिएगा। अगर हमारे पास कोई दो रेखाएं हैं, पहली रेखा कुछ इस प्रकार से है, दूसरी रेखा इस प्रकार से है, ठीक है जी, पहली रेखा इस प्रकार से, दूसरी रेखा इस प्रकार से, तो उसके लिए तीन कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन है प्रतिच्छेदन का। प्रतिच्छेदन कब होता है? जब एक दूसरे को रेखाएं कहीं पर काट रही हो, जहां पर काट रही हो उसको हम लोग प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं, इस वाले पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे। अब इसका कंडीशन क्या बन रहा है? कंडीशन इसका पहला बन रहा है कि अगर A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 अगर बराबर नहीं होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से A1 और यहाँ से A2 निकाल लें, A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन B2 अगर बराबर नहीं होते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदन है। ठीक है। और इसके लिए दूसरा कंडीशन है कि ये दोनों रेखाओं का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब सिर्फ एक ही हल होगा, केवल और केवल एक ही हल। अद्वितीय हल का मतलब एक ही हल होता है, केवल और केवल एक ही हल। ठीक है। और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि निकाय संगत होगा। ठीक है जी। अगली वाली चीज, समांतर। समांतर में बच्चे होता क्या है? A1 का और B1 का ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन C1 और C2 आपस में इक्वल नहीं होते हैं। और समांतर का मतलब क्या है? एक दूसरे को रेखाएं कभी नहीं काट रही। जब एक दूसरे को किसी बिंदु पे काट ही नहीं रही है तो निकाय में कोई भी हल नहीं होगा, नो एनी सोल्यूशन। और निकाय एक दूसरे को भी टच ही नहीं कर रहा है, जब टच नहीं कर रहा है तो संगत नहीं होगा। संगत नहीं होगा इसका मतलब असंगत होगा। ठीक है। आगे वाले देखते हैं जी, तीसरा, जिसको हम लोग संपाती कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं। देखिएगा, कोइंसिडेंट में होता है कि ये तीनों बराबर हो जाए। जब तीनों बराबर हो जाता है तो हम उसको कोइंसिडेंट कहते हैं, संपाती कहते हैं। संपाती में दूसरा कंडीशन है कि उसके अनंत हल होंगे, मतलब मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है जी। अब मेनी सोल्यूशन कहे या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल कहे, इनफाइनाइट सोल्यूशन कहे, दोनों एक ही बात है। और ये निकाय एक दूसरे को टच कर रही है, जब टच कर रही है तो निकाय संगत होगा। ठीक है जी। तो इस पे हर बार आते हैं क्वेश्चन, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। और अभी हम इसके ऊपर, इसके बेस पर एक क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसके चैप्टर में बहुत सारे अभी कंसेप्ट बाकी हैं, तो ये वीडियो लंबा ना हो इस वजह से हम लोग इसके बेस पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग इसका अगला कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चे इसके बेस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हमने इसके बेस पे एग्जाम्पल लेने के लिए दो समीकरण को ले रखा है। ठीक है। आप में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन लिख करके आएगा, लैंग्वेज में आएगा कि यदि हमारे पास कोई दो समीकरण इस प्रकार से हैं तो इसके प्रकृति को बताइए, इसके नेचर को बताइए कि ये किस नेचर के हैं, समांतर है, संपाती है या फिर प्रतिच्छेदन है, किस तरीके का है।
कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है, किस टाइप का है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं बच्चे, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 को निकालेंगे। उसको निकालने के लिए देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में दूसरे साइड 0 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का आर्ट है, तो इसको हम लोग इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y, और इस वाले -8 को जब आप इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। ये पहले का स्टैंडर्ड बन गया। अब इसको बना लेते हैं, ये होगा बच्चे 7x प्लस 6y, जब 9 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हम लोग इसके साथ तुलना करेंगे। देखिए, अगर तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर x का गुणांक A1 है, यहाँ पर x का गुणांक 5 है, तो बच्चे A1 का मान यहाँ से मिल जाएगा 5। ठीक है, और B1 का मान देखिएगा, B1 का मान हो जाएगा माइनस का 4। ठीक, माइनस और प्लस को हर बार लेते हैं, अगर आप माइनस और प्लस को हर बार नहीं ले रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, और अब हम लोग C1 को देखते हैं। C1 को चेक कीजिए, C1 की वैल्यू यहाँ से C1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। वैसे ही इस समीकरण के लिए, दूसरे समीकरण के लिए हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से बच्चे A2 का मान हो जाएगा, अगर आप लोग तुलना करोगे A2 का मान, तो यहाँ से हो जाएगा 7, और B2 का मान, B2 की वैल्यू हो जाएगी 6, और C2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 9। चिन्ह हमेशा देखते रहना है, चिन्ह को भूलना नहीं है जी। देखो हमने कैसे किया है, पहली वाली रेखा लाइन 1 है, लाइन 1 के लिए सब कोई 1 1 1 होगा, मतलब A1 A2 C1, सॉरी बच्चे A1 B1 और C1 ये होगा, और दूसरी वाली रेखा के लिए A2 B2 और C2 होगा। तो इसका पहला जो होता है वो A1 होता है, दूसरा B1 और तीसरा C1, और इसमें पहला होता है A2 B2 और C2। ठीक है, अब हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं। रेशियो हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले A1 अपॉन में A2 को देखिए, क्योंकि हम लोग का नेचर फाइंड करने के लिए A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 हमारे पास होना चाहिए। तो A1 अपॉन में A2 अगर निकालेंगे तो बच्चे A1 का मान है 5 और A2 का मान है देखिए 7। तो A1 अपॉन में A2 हमारे पास 5/7 आ गया। अब हम लोग B1 अपॉन B2 को निकालते हैं। अगर आप लोग B1 अपॉन B2 कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा B1 हम लोग के पास माइनस का 4 है और B2 हम लोग के पास 6 है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 3, 2 से कैंसिल होगा, ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक है, अब हम लोग C1 अपॉन में C2 को निकालते हैं। C1 अपॉन में C2, देखिए C1 हमारे पास 8 है और C2 हमारे पास माइनस का 9 है। अगर आप लोग इसको चेक करते हैं, देखिए पहला वाला कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 होता है, B1 अपॉन में B2, क्योंकि बच्चे कभी भी ये जो 5/7 है ये बराबर नहीं हो सकता है -2/3 के। अब ये वाली जो कंडीशन है, यह प्रतिच्छेदन के लिए, तो हम लोग लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी है। इट मीन्स गिवन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और जब भी बच्चे इंटरसेक्टिंग होता है तो इसके एक हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। तो हम लोग लिख ले रहे हैं तथा एक और अद्वितीय हल को कभी कभी कहता है केवल और केवल एक, वन एंड ओनली वन। ठीक है, केवल एक या फिर एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। इंग्लिश में कहेंगे ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन कह दे बच्चे, या फिर यूनिक सॉल्यूशन कह दे। ठीक है, एक ही बात है। और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब निकाय संगत भी है, निकाय संगत है। इसका मतलब है सिस्टम आर कोरिस्पॉन्डिंग। ठीक है बच्चे, जब भी हमारे पास कोई दो समीकरण आते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण है, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है। अब इसके लिए हमको नेचर निकालना था कि ये किस नेचर का है, और कभी कभी उल्टा भी कर देता है कि नेचर देता है आपको ये निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है और हम वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले इसको समझ लेना। देखिए, कोई भी समीकरण दिया हुआ है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तब तो अच्छा है, अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाने के बाद A1 B1 और C1 का मान निकालते हैं।
A2 B2 C2 का भी मान निकालते हैं। उसके बाद हम लोग A1/A2 को चेक करते हैं कितना है, B1/B2 को चेक करते हैं कितना है, फिर C1/C2 को चेक करते हैं कितना है। उसके बाद हम लोग कंडीशन को देखते हैं कि कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तीन हमने कंडीशन बताया, तीनों में से कोई ना कोई एक अप्लाई जरूर होगा, और अगर कोई हो जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि इस प्रकार का है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम दे दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे दे रहे हैं होमवर्क में, इसको करना है आप लोगों को। ठीक है जी, ये आप लोग का होमवर्क है। हालांकि इस चैप्टर में और भी कंसेप्ट है जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जा रही है। देखिए 9x + 3y, ये आप लोगों का है 9x + 3y प्लस का 12 = 0। ठीक है, और दूसरा है 18x + 6y प्लस का 24 = 0। ये आपके पास एक इक्वेशन दिए हुए हैं पेयर के। अब इसको हमको करना क्या है, इस वाले इक्वेशन को हमको चेक करना है कि ये किस नेचर के होंगे। ठीक है जी, तो अब हम लोग इसका अगला पार्ट जो कि कंसेप्ट का दूसरा पार्ट होगा, इस चैप्टर नंबर 3 के 2 पार्ट हैं। ठीक है, कंसेप्ट के 2 पार्ट हैं। हालांकि हम लोग एक्सरसाइज को भी अगर एक ही वीडियो में हो जाता है तब तो बढ़िया है, अदरवाइज हम लोग उसके भी पार्ट्स बनाएंगे। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लें। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, मतलब कंसेप्ट के दूसरे वाले पार्ट में। ठीक है जी।